Hi guys, my name is Nakibur Rahman and this is my friend Etisham Kazim. He has done his degree in English literature from Punjab University. Today we are going to talk about one of the favorite novels across countries, 1984. If some of you people have not read it, let me summarize it for you. It's actually a dystopian novel written by George Orwell in 1947. It follows the character Winston, who falls in love with Julia, then he is imprisoned, and then he transforms into one of the members of the party, which is a dictatorial regime ruled by the Big Brother. So I'm gonna ask some questions from Etisham. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नावल के अगर इसके उसलूब की बात की जाए, पीस ऑफ प्रोज की बात की जाए और डिस्टोपियन या टोटलिटेरियनिज्म की बात की जाए, तो इस नावल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसने मुझे एकदम से शुशदर करके रख दिया। जैसे बंदा हक्का बक्का नहीं हो जाता। मेरे लिए इस नावल की स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान और ख़ुसूसन इसका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी। और एक्चुअली ये था भी एक डिस्टोपियन, जो कि एक यूटोपियन के उल्ट या एक यूटोपियन के रिएक्शन के तौर पर लिखा गया था। 1941 या 1947 के दौर में चूँकि ये नावल लिखा गया था और ये उस वक्त दो अजीम जंगें, सोशलिज़म और कम्युनिज़म की जंग और वो जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके रिएक्शन में लिखा गया था। और ये एक फोरकास्टिंग नावल था। ये एक मुस्तकबिल की जैसे पेशनगोई की जाती है उस तरह का नावल था। और चूँकि ये एक ख़ुद भी वो कहते हैं ना कि एक्स कम्युनिस्ट थे जॉर्ज ऑरवेल, और बाद में उन्होंने अपने आइडियाज़ को चेंज किया। इतनी बड़ी जंग, इतने बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही को देखकर जब उनके आइडियाज़ बदले तो उन्होंने इस नावल को लिखा। तो इसमें जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है, जिसको न्यू स्पीक का नाम दिया गया है, और उसमें जो नई डिक्शन इस्तेमाल की गई, ख़ुसूसन उसका ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जो ताल्लुक़ है। अगर हम लिंग्विस्टिक्स में देखें, एक हमारे पास हाइपोथेसिस है, द स्पर-वर्फ हाइपोथेसिस, जो कल्चर और लैंग्वेज को पैरेलल चलने के साथ साथ बयान करता है कि किस तरह हमारा जो कल्चर है वो हमारी ज़ुबान को तश्कील कंस्ट्रक्ट करता है और किस तरह हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर को कंस्ट्रक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ पर चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत से अल्फाज हमारी ज़ुबानों में आए हैं और हमारा बहुत सा कल्चर जो उन्होंने अडॉप्ट किया है ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन की वजह से। और ख़ुद इसकी जो तहरीर है वो बिल्कुल ही, चूँकि इसका एक स्टाइल नया था और ऐसा लगता था जैसे ये एक एक्सपेरिमेंटल नावल है। हम इस पर ये टैग लगा सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नावल। तो मेरे लिए बड़ा ही हैरानकुन था, बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग था। और एंड तक इसका जो सस्पेंस है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें डाली गई हैं और जो जुमलों के पैराडॉक्सेस हैं, सहले मुमतना उसे उर्दू में कहते हैं, वार इज़ पीस, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ और वट एवर। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और मुझे मेरी जो सोचने की डायमेंशन है उसको चेंज करके रख दिया। ये मेरे लिए बहुत अनोखा था। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टोरी में एक लव स्टोरी को इंड्यूस्ड कर देना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रहा था। देखिए, जो ह्यूमन साइकी है ना, उसके अंदर एक मोनोटनी का एलिमेंट पाया जाता है। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे, एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो हम बहुत जल्द उससे उकता जाएंगे। और ख़ुसूसन जब हम रीडिंग की बात करते हैं, नॉवेल्स की बात करते हैं, चूँकि ये नॉवेला है और छोटी सी किताब है और प्योर पॉलिटिकल सिनेरियो पर, प्योर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को बयान करती है। इसमें लव स्टोरी क्यों इंड्यूस की गई, एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम आजकल के दौर की बात करें, चूँकि ये 75 ईयर्स अगो लिखा गया था और आजकल इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का बहुत ज़्यादा चर्चा है, बैनुल उलूमियत, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा कि एक बंदा जब, हाँ, कोई भी पॉलिटिक्स लव स्टोरी से जुदा नहीं। आप कदीम से कदीम तहज़ीब देख लें, पुरानी से पुरानी मोनार्कीज़ देख लें, टायरनीज़ देख लें, किंगशिप देख लें, आपको हर जगह पर पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जिनका असर रसूख या इन्फ्लुएंस नज़र आएगा वो औरतों का है। शायद इसी ट्रेडिशन को या इसी चीज़ को साथ लेकर जाने के लिए और सस्पेंस को कायम रखने के लिए और हमारी जमालियाती हिस्सियात को महमीज़ देने के लिए जॉर्ज ऑरवेल ने उसमें लव स्टोरी डाली, ताकि जो एक रीडर है वो बोर भी ना हो सके, उसकी अपनी जो एस्थेटिसिज्म है वो भी नरिश करती रहे और वो नावल के साथ जुड़ा रहे। यही वजह थी। और इमोशंस, हमारी जो नफ्सियात है और हमारी जो
ہماری جو سوشل نارمز ہیں, ہماری سوشل ویلیوز ہیں, کیونکہ پالیٹکس کبھی بھی سوسائٹی سے ہٹ کر نہیں ہوتی. پالیٹکس از آل اباؤٹ ہیومنز, ایسے ہی ہے. تو ہمارے جو پولیٹیکل ڈیسیشنز ہیں ان کے اوپر ہماری, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی ہم جو ڈیسیشن لیتے ہیں تو وہ اتنا لاجیکل نہیں ہوتا جتنا وہ ایموشنل ہوتا ہے. ایموشنز آر مور امپورٹنٹ ان ڈیسیشن میکنگ. اسی لیے انہوں نے اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ انٹینشنلی انڈیوس کیا تھا, اور یہ بہت اچھا رہا ناول کو پڑھنے میں, ناول کو اینڈ تک لے جانے میں. اتنا پالیٹکس کا کردار نہیں ہے جتنا اس لو اسٹوری کا کردار ہے, اور وہ کتنی خوبصورتی سے بنی گئی, یہ جارج آرویل کا ہی, اس کو ہی سوٹ کرتا ہے. The parties, the Big Brother, and the slogans of these novels were actually borrowed from the political scenario of that time. اس وقت چونکہ دو بہت عظیم جنگیں لڑی جا چکی تھیں, ایک بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہو چکا تھا, 1,31,00,000 لوگ ایک جنگ میں ہوئے, اور تقریباً آلموسٹ اتنے ہی دوسری جنگ میں قتل کیے گئے. اس کے بعد پھر جو نازیزم, ریسزم, اور اپنے آپ کو نا دوسروں سے ممتاز کر کے رکھنا جیسے کہ ہٹلر کا تھا, یہ ساری چیزیں چونکہ اس وقت کے لٹریچر میں کوئی بھی کتاب لکھی جا رہی تھی تو سب سے زیادہ اسی چیز کو, ریسزم کو پروان چڑھایا جا رہا تھا. جو دا پارٹی اور دا بگ بردرز ہیں وہ ایکچولی یہ اظہار کر رہے ہیں ریسزم کا. اس وقت جارج آرویل نے ایکچولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستعار لیا اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں. بے شک وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھیں, اور نہ ہی وہ کوئی لبرل ڈیموکریسی یا کوئی کچھ تو سوشل ڈیموکریسی کی پرچارک تھیں, کچھ لبرل ڈیموکریسی کی تھیں, اور کچھ ڈکٹیٹرز تھیں, اور وہ اپنے آپ کو باقی سبھی سے اعلیٰ سمجھتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ سپیریئر ہیں, اور باقی جو سارے کے سارے ہیں وہ ان سے نیچے ہیں, اور جو رولنگ کا حق ہے وہ صرف ان کے پاس ہے. تو اس نے اس چیز کو فکشنل بنانے کے لیے اور اس چیز کو ذرا زیادہ انٹرسٹنگ اور فلاسفیکل کرنے کے لیے کہ وہ ایک تو وہ ہو جائے, پیچیدہ سا ہو جائے, اور اس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے نا کہ سینسرشپ کی زد میں چیز نہ آئے. ڈائریکٹ کسی کا نام بھی نہیں لیا اور اس کے اوپر وار بھی کر دیا. اسی لیے ہم اگر اس کا کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا بگ بردرز ریسزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وی آر سپیریئر, اور دا پارٹی وہ بھی کچھ چند مخصوص پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس دور میں اپنا لوہا منوانے کے لیے باقی سبھی لوگوں کے اوپر اپنے اصول, اپنے پرنسپلز, اپنے لاز انڈیوس کیے, اور یا خود کو سب ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کروایا.